हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। T-94 सेशन में है हम प्रीमिक्स के, यानी कि सिर्फ 94 डेज रह गए हैं प्रीलिम्स 2019 को, राइट। सो इट इज़ टाइम कि आप जो अपनी प्रेपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। और स्लीपी क्लासेस पे भी हम कल से यानी कि 1 मार्च से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट हो रहा है इंडियन इकोनॉमी से, तो हम जनवरी 2018 ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और आज के अगर हम प्रीमिक्स की बात करें तो आज हम साइंस एंड टेक से 3 क्वेश्चंस लेंगे और 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से लेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, राइट। इसका भी टेस्ट हुआ था लेटली और ये रिप्लेस करेगा आकाश मिसाइल को। आकाश मिसाइल डेवलप हुई थी IGMDP के अंडर, जिसके अंडर और कौन सी मिसाइल्स थी, नाग, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, राइट। तो उनको रिप्लेस करेगा, उसका एक बेटर वर्जन है। आकाश भी एक सरफेस टू एयर मिसाइल थी, ये भी एक सरफेस टू मिसाइल होगी, राइट। नाम से ही पता चलता है क्विक रिएक्शन है, तो मतलब काफ़ी फास्ट रहेगी। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है सही है कि नहीं। पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय DRDO इन एसोसिएशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट यूजेस सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट एंड हैज़ अ रेंज ऑफ 25 to 30 किलोमीटर्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए रेंज क्या है, कितनी रहती है और फ्यूल कौन सा है। देन वेरी स्पेसिफिक टू दिस मिसाइल, इट इज़ ऑल वेदर एंड ऑल टेरेन मिसाइल। क्या ये सही है, राइट। और चौथा पॉइंट है, इट लैक्स द इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। ठीक है, अब क्या है, कुछ काउंटर मेजर्स होते हैं कि आप एयरक्राफ्ट रडार्स से भी आप जैम ना हो पाएँ, ठीक है, कि क्योंकि फिर वो इनएफिशिएंट हो जाएगी जो आपकी मिसाइल है। तो क्या इसमें वो जो मेजर्स हैं कि नहीं है, क्या ये लैक करता है या इसमें है, ठीक है। सो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से सही हैं और कौन से नहीं, राइट। सो दी ऑप्शंस आर 1, 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 3 and 4 only, and finally 1 and 2 only. So mark your answer, ठीक है। अब सही आंसर क्या है, सही आंसर है 1, 2 and 3, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट सही है कि DRDO ने ही इसको डेवलप करा है इन एसोसिएशन विद BEL एंड BDL। सेकेंड, सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट है और रेंज भी इसकी 25 to 30 किलोमीटर्स है। देखिए मिसाइल्स के आपको रेंज पता होनी चाहिए। उसके बाद इट इज़ एन ऑल वेदर एंड ऑल टेरेन मिसाइल। चौथा जो पॉइंट है वो गलत है, क्योंकि इसमें मेजर्स हैं कि अगर जो एयरक्राफ्ट रडार्स हैं इसको जैम करे तो ये जैम नहीं होगी, इट विल नॉट बी रेंडर्ड इनएफिशिएंट बाय दैट, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि आकाश मिसाइल को ये रिप्लेस करेगी, उसका एक बेटर वर्जन है। इसमें 360 डिग्रीज कवरेज है, एक ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये क्विक रिएक्शन मिसाइल है, QRSAM मिसाइल है, ये काफ़ी लाइटर है, ठीक है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 times लाइटर देन दी आकाश मिसाइल। तो अगर लाइटर है तो इसको कैरी करना, इसकी जो मोबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कंपेयर टू द प्रीवियस मिसाइल, ठीक है। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। और दूसरी चीज़ ये है, यही जैसे 10-fold इसकी जो मोबिलिटी है वो बढ़ गई है कंपेयर टू दी आकाश मिसाइल। और दूसरी चीज़ जो इसको काफ़ी बेटर बनाती है वो ये है कि ट्रक माउंटेड कैनिस्टर है, इसको आप ट्रक पे भी माउंट कर सकते हैं। ये भी एक इसको जो QRSAM को काफ़ी ज़्यादा बेटर वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल बनाती है। बाकी सारी चीज़ें जेनरिक हैं, जैसे ऑल वेदर ऑल टेरेन मिसाइल है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं, सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट है और 25 to 30 किलोमीटर्स इसकी रेंज है और 360 डिग्रीज कवरेज है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको QRSAM के बारे में पता होने चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग IAI हेरॉन ड्रोन्स, जो कि अभी जो बालाकोट पे स्ट्राइक हुई थी उसमें यूज़ किए गए थे हेरॉन ड्रोन्स, राइट। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब पहली है, इट इज़ केपेबल ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ऑपरेशंस, जिनको हेल भी कहा जाता है। एक होते हैं ड्रोन्स के केस में हेल, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ऑपरेशंस, और एक होते हैं मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ऑपरेशंस, ठीक है, मेल। तो आपको बताना है ये हेल है कि नहीं। दूसरी स्टेटमेंट है कि इट कैन बी ऑपरेटेड ओनली थ्रू अ प्री प्रोग्राम्ड फ्लाइट प्रोफाइल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें कोई मैनुअल
कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है, प्री प्रोग्राम्ड है, इट इज़ फुली ऑटोनॉमस फ्रॉम टेक ऑफ टू लैंडिंग। सो इसमें वर्ड जो आपको अंडरलाइन करना है वो ये है, इट इज़ ऑपरेटेड ओनली थ्रू, ठीक है। क्या ये सिर्फ प्री प्रोग्राम्ड फ्लाइट प्रोफाइल से काम करती है या मैनुअल भी है या दोनों है, ठीक है। तो ये दोनों थॉट्स पे आपको सोचना है रिगार्डिंग द हेरॉन ड्रोन्स। सो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इन दोनों में से सही हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। सो द करेक्ट आंसर इज नन। क्यों? क्योंकि ये मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस है। देखिए जब हम लॉन्ग इंड्योरेंस की बात करते हैं तो ये है कि ये एक टाइम पे 52 आवर्स की फ़्लाइट ले सकता है, ठीक है, मोर देन 50 आवर्स की फ़्लाइट ले सकता है। तो वो दोनों ही होते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड और मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, ठीक है। लेकिन जो मीडियम ऑल्टीट्यूड है वो 30,000 फीट तक ही जा पाता है, जो कि हेरॉन है ये 30,000 फीट तक ही जा पाता है। जो हाई ऑल्टीट्यूड है ये उससे भी ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 फीट तक ऑपरेट कर सकता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि प्री प्रोग्राम्ड एज वेल एज मैनुअल, ठीक है, मैनुअली भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं एंड इट कुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑल्सो, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 फीट तक ये जा सकता है, MELE, ठीक है, मेल कहते हैं। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस टाइप ऑफ ड्रोन्स का एग्जाम्पल है हेरॉन। तो इसके बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि अगर लॉस्ट कम्युनिकेशन हो गया ग्राउंड स्टेशन के साथ तो ऑटोनॉमसली इट विल रिटर्न टू द बेस एंड लैंड एंड इट हैज़ फुली ऑटोमेटिक लॉन्च एंड रिकवरी एंड ऑल वेदर कैपेबिलिटीज़, ठीक है। सो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए इस ड्रोन के बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द हेपेटाइटिस वायरस। ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान फॉर द ट्रीटमेंट टू द हेपेटाइटिस पेशेंट्स, फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी हेपेटाइटिस पेशेंट्स को, तो वो न्यूज़ में था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्टली द हिंदू के एक आर्टिकल से उठाया गया है। तो आपको बताना है कौन से हेपेटाइटिस वायरसेस हैं जो कि लिवर कैंसर कॉज करते हैं। देखिए हमारे पास 5 तरह के हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं, ABCDE। आपको बताना है कौन से इनमें से लिवर डिजीज़ तो सभी कॉज करेंगे क्योंकि हेपेटाइटिस में हेपैट तो लिवर ही है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो लिवर डिजीज़ तो सभी कॉज करेंगे, लेकिन लिवर कैंसर तक कौन सा प्रोग्रेस होता है, कौन सा वायरस है जो प्रोग्रेस होता है वो बताना है, या वो सारे हैं या इनमें से कुछ हैं। तो ऑप्शंस हैं 1, 2 एंड 3, 4, दैट इज़ ABCD, 1, 2 एंड 3 ABC, 2 एंड 3 सिर्फ B और C, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, सभी रिस्पॉन्सिबल है लिवर कैंसर के लिए। बेसिकली ये होता है कि इफ़ left untreated then hepatitis can progress to liver cirrhosis and finally to liver cancer, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3, दैट इज B and C इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिवर कैंसर। अब जो वायरल हेपेटाइटिस है दैट एक्चुअली किल्स नियरली 2.72 लाख पीपल एनुअली, और ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है लिवर की, ठीक है। अब 5 वायरसेस हैं, लेकिन जो B और C है वो ज़्यादा खतरनाक टू द एक्सटेंट दैट दे कैन कॉज डेथ। सो ओनली B and C आर नोन टू कॉज 96% ऑफ द मोर्टैलिटी आउट ऑफ ऑल हेपेटाइटिस वायरसेस, यानी कि बाकी फिर भी क्योरेबल हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मोर्टैलिटी कॉज कर सकते हैं। और उसमें भी जो B और C है दे कैन प्रोग्रेस टू सिरोसिस एंड लिवर कैंसर्स, ठीक है, जिनको हम क्रॉनिक इन्फेक्शंस भी कहते हैं। सो B और C ज़्यादा खतरनाक है कंपेयर टू दी अदर्स। और ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं? अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस से, इन्फेक्टेड ब्लड से, ब्लड प्रोडक्ट से, सेक्शुअल ट्रांसमिशन एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो हेपेटाइटिस B और C कैसे ट्रांसमिट होते हैं? इन सब चीज़ों से। अगर आप A और E की बात करें वो ओरल फीकल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। सो डू रीड अबाउट द हेपेटाइटिस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द फ्लेमिंगो फेस्टिवल, जो कि जनवरी के महीने में होता है हर साल। आपको बताना है कहाँ पे? पुलिकेत लेक, कोलेरू लेक, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। आपको बताना है कहाँ पर होता है। 1 ओनली, 1 and 2, 1 and 3 या 3 ओनली। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 3 ओनली। बेसिकली ये पुलिकेत लेक और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी इसके लिए फेमस है। तो ये अगर हम बात करें तो ये दोनों ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाउंड्री पे है। और पुलिकेत इज़ अ वेरी फेमस रामसर साइट, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक आफ्टर चिल्का। तो आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी कहाँ पे सेलिब्रेट होता है। जनवरी में सेलिब्रेट होता है आंध्र प्रदेश में। और टूरिज़्म का फेस्टिवल है क्योंकि जो फ्लेमिंगो बर्ड्स हैं वो विज़िट करते हैं साइबेरिया से, ले से, चाइना से पुलिकेत लेक और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी में विज़िट करते हैं।
ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर हम फ्लेमिंगो की बात करें, IUCN स्टेटस आप इसका जान सकते हैं, तो वो लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, सो दीज आर दी माइग्रेटरी बर्ड्स, दे विजिट, क्योंकि वहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, तो ये विंटर सीजन के दौरान आके यहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं, और जब वो जाते हैं दे टेक अवे देयर यंगर वंस, सो दे हंट इन द शैलो वाटर्स एंड दे ब्रीड इन पुलिकट, राइट। सो वंस द ब्रीडिंग सीजन कंक्लूड्स दे फ्लाई अवे टू देयर नेटिव लैंड विद द ऑफस्प्रिंग इन टो। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। फाइनली फिफ्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दी पैन। ठीक है, दैट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर, आपने सुना होगा, तो आपको इसके बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली है, इट इज़ इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दूसरा, द पैन इज़ यूनिक टू ईच इंडिविजुअल एंड इज़ वैलिड फॉर 25 ईयर्स थ्रू आउट इंडिया। PAN procedure to obtain PAN for foreign citizens is same as applicable for Indian citizens। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको बताना है, इन तीनों में से कौन सी सही है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3, या तीनों की तीनों ही सही है। सो टेक अ मोमेंट एंड मार्क योर आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कौन इशू करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, देन इट इज़ यूनिक टू ईच इंडिविजुअल, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, यूनिक होता है, 25 ईयर्स के लिए वैलिड है थ्रू आउट इंडिया। देन जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, जो चाहते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करना, वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं पैन को, और जो प्रोसीजर है वो दोनों के लिए, फॉरेन सिटीजन्स और इंडियन सिटीजन्स दोनों के लिए सेम है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स सही होती हैं। So PAN is a 10-digit alphanumeric number issued in the form of laminated card by Income Tax Department, Indian Income Tax Department, to any person who applies for it or to whom the department allots the number without an application, right? So 10-digit 10 character alphanumeric identifier है। देन फॉरेन सिटीजन्स भी इसको अवेल कर सकते हैं, हु विश टू अंडरटेक बिजनेस इन इंडिया और हु विश टू इन्वेस्ट। सो प्रोसीजर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, राइट। उसके बाद पैन को कोट करना इंपॉर्टेंट है, कब, जब आप IT रिटर्न्स, ITR या TDS, ठीक है, या कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, यू हैव टू कोट पैन, सो हेंस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और अगर हम बात करें, तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो एंटिटीज़ हैं लाइक NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या फिर UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सर्विसेज, उनको दिया है फॉर द सर्विस प्रोवाइड, दे हैव बीन मैंडेटेड एज सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस, कलेक्टिंग, हैंडलिंग एंड वेरीफाइंग पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनको ये जिम्मेदारी दी है। देन मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, इट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 released by World Bank concentrates on the changing nature of work as a result of advances in technology। तो आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है। देन द रिपोर्ट क्लेम्ड दैट इंडिया नीड्स टू क्रिएट रेगुलर सैलरीड जॉब विद ग्रोइंग अर्निंग्स रादर देन सेल्फ एम्प्लॉयड वंस इन ऑर्डर टू जॉइन द रैंक्स ऑफ ग्लोबल मिडिल क्लास बाय 2047। तो काफ़ी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं ये। सो अगर आपने ये रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है न्यूज़पेपर में, सो दिस इज़ वेरी इजी टू अटेम्प्ट फॉर यू, राइट। और दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड भी हैं, बट अगेन नॉट श्योर कि दोनों या तो सही होंगी, दोनों गलत है होंगी, ऐसा नहीं है, कुछ नुआंसेस हो सकती हैं जो आप मिस भी कर रहे हो। सो मार्क योर आंसर विद कॉशन। सो द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। सो द करेक्ट आंसर इज नन। करेक्ट आंसर इज बोथ। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। दोनों स्टेटमेंट्स क्यों सही हैं, क्योंकि जो ये रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक ने निकाली है ना, और चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क है इस रिपोर्ट की जो थीम है। तो ये यही बता रही है कि कैसे वर्क जो है वो चेंज हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी टुडे। अब वो ये कहती है कि जो फेयर है दैट रोबोट्स विल टेक अवे द जॉब्स दैट हैज़ डोमिनेटेड। ठीक है, अब ये है कि बट ये रिपोर्ट ये मानती है कि ये अनफाउंडेड है, ये सही नहीं है। ठीक है, और जो बाकी कंसर्न्स हैं लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के, कि कैसे उनके लिए अभी भी जो चैलेंजेस हैं वो कौन से रहेंगे, लो प्रोडक्टिविटी इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि जो वैसे एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी है, इनफॉर्मेलिटी, तो उनके लिए अभी भी जो चैलेंजेस हैं वो यही रहेंगे, रादर देन के रोबोट्स आके उनकी जॉब्स ले लेंगे। सो दे हैव सेड दैट दिस इज अनफाउंडेड एंड दीज चैलेंजेस स्टिल परसिस्ट एंड दे रिमेन द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस। और ये भी इंडिया के केस में अगर हम देखें तो इंडिया को यही कहा गया है, रिपोर्ट सजेस्ट करता है दैट इन ऑर्डर टू क्रिएट रेगुलर सैलरीड
जॉब्स, ठीक है, इंडिया नीड्स टू क्रिएट रेगुलर सैलरी जॉब्स विद ग्रोइंग अर्निंग्स रादर देन सेल्फ एम्प्लॉयड वंस अगर 2047 में इट हैज़ टू जॉइन द रैंक्स ऑफ ग्लोबल मिडिल क्लास, राइट। और 2047 क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 100 ईयर्स हो जाएंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस को। सो दिस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है, एंड वेरी मच इन न्यूज़। अगर आप आर्टिकल्स पढ़े इससे रिलेटेड तो यही चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। सो ये है हमारे प्रीमिक्स के आज के 6 क्वेश्चंस। हमारा क्रैश कोर्स इज़ बीइंग लॉन्च्ड टुमारो, दैट इज़ March 1st। सो वी आर स्टार्टिंग विद इंडियन इकोनॉमी, यू कैन इनरोल फॉर द सेम। एंड अगर आप प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स दोनों के लिए इनरोल करते हैं इकट्ठे, सो इट विल कम आउट टू बी ओनली 999 रुपीज़, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और सस्ता है, ठीक है। सो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।